स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है इंडिया एंड चाइना के बारे में। हमारे जो डिप्लोमेट हैं चाइना के, वहाँ पे उनका एक स्टेटमेंट है चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग में। अगर इंडिया के अंदर में चाइना का इन्वेस्टमेंट आता है तो हमारी इकोनॉमी के लिए वो पॉजिटिव रिजल्ट्स को कैरी आउट करेगा। हमारे जो बायलेटरल रिलेशन में जो डिफरेंसेज हैं उनको रिजोल्व करते हुए एक ब्रॉडर वे के अंदर में इंडिया और चाइना के जो बायलेटरल रिलेशन हैं उनको सेटअप करेगा। तो ये हमारे डिप्लोमेट का स्टेटमेंट है चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग में। क्या स्टूडेंट्स, हमारी कंट्री का जो एक्सपोर्ट है उसको भी यहाँ पे किसी तरीके से बेनिफिट होगा क्या? चाइना के साथ में जो बायलेटरल रिलेशन है वो इम्प्रूव होता है तो एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग में यहाँ पे एक पोटेंशियल है वो बताया गया है कि हमारे यहाँ पे जो फार्मास्यूटिकल का जो सेक्टर है, जो कि आप देखिए कि लार्जली वे के अंदर में हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को अदर कंट्रीज़ के वहाँ पे सेंड किया करते हैं, एक्सपोर्ट किया करते हैं। तो चाइना के वहाँ पे भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसके पोटेंशियल को इन्होंने यहाँ पे मेंशन है वो किया है। इसके अलावा आप देखिए कि बोथ कंट्रीज़ के जो रिलेशन है उसके भी पोटेंशियल को यहाँ पे बताया कि 2020 के समय में गलवान वैली के वहाँ पे क्लैश हुआ था और उस क्लैश के बाद में जो पॉलिटिकल डिस्कशन है कि पॉलिटिकल डोमेन के अंदर में लीडर्स हैं एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करें, वो कम्प्लीटली फ्रीज है वो हुआ था 2020 के उस समय से। और आप देखिए कि फिर ये रिवाइवल होता है 2024 के समय में, जब एससीओ का एक मीटिंग है जो कि कजान के वहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है रसिया के वहाँ पे, जब इंडियन जो जो पॉलिटिकल लीडर हैं चाइनीज़ पॉलिटिकल लीडर के साथ में वहाँ पे इंटरेक्शन करते हैं और उसके बाद में बोथ कंट्रीज़ के जो बायलेटरल रिलेशन है वो इम्प्रूव हुए हैं, जो डिफरेंसेज हैं वो वहाँ पे रिजोल्व हुए हैं। बट पॉजिटिव क्या है इसके अंदर में? पॉजिटिव ये है कि जो पॉलिटिकल डिस्कशन है वो कम्प्लीटली फ्रीज हुआ था इस गलवान वैली क्लैश के बाद में। तो उसके बाद में भी आप देखिए कि जो बायलेटरल ट्रेड है बोथ कंट्रीज़ के बिटवीन में इंक्रीज है वो हुआ है। ये क्या शो करता है कि बिजनेस कम्युनिटीज़ का एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन है, पीपल टू पीपल इंटरेक्शन है, वो भी आपको लार्जर नंबर के अंदर में देखने के लिए मिलता है चाइना के साथ में। प्रेजेंट समय के अंदर में हमारा जो बायलेटरल ट्रेड है वो कितना यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो इंडिया और चाइना के बिटवीन में जो बायलेटरल ट्रेड है आप देखिए कि 151 बिलियन का एग्जिस्ट करता है। पॉइंट कुछ भी यहाँ पे होगा बट अराउंड जो राउंड फिगर है वो है 151 बिलियन का बायलेटरल ट्रेड है। अब इसका नेगेटिव क्या है? नेगेटिव ये है कि ये जो ट्रेड है लार्जली वे के अंदर में चाइना से इंडिया के लिए आया करता है। हमारे जो प्रोडक्ट चाइना के लिए जाते हैं वो काफ़ी कम संख्या के अंदर में हैं। तो आप देखिए कि इस ट्रेड ऐसा जब ट्रेड का कोई भी प्रैक्टिस होगा, जब कंट्री के अंदर में अदर कंट्री से जो ज़्यादा जो ट्रेड हुआ करता है, तो आप देखिए कि ऐसी सिचुएशन को हम ट्रेड डेफिसिट के नाम से जानते हैं। और जो ट्रेड डेफिसिट प्रेजेंट समय में 151 बिलियन के अंदर में जो एग्जिस्ट करता है वो 112 का है, कि 112 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है वो बोथ कंट्रीज़ के बिटवीन में एग्जिस्ट है। तो एक्सपोर्ट का जो ये पोटेंशियल है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, उसके बारे में ये मेंशन है कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का मोर एक्सपोर्ट हो तो ये जो ट्रेड डेफिसिट है उसको सम हाउ कुछ रिड्यूस है वो किया जा सके। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए? गलवान वैली के क्लैश के बाद में हमारे रिलेशन हैं वो किस तरीके से इम्प्रूव होते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। या उससे पहले इंडिया और चाइना के जो इनफॉर्मल जो डिस्कशन हुआ करता था कंट्री के जो लीडर्स हैं उनके बिटवीन के अंदर में, आप देखिए कि 2017 के समय में एक इनफॉर्मल डिस्कशन होता है इंडिया और चाइना के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके बिटवीन में। वो कहाँ पे हुआ था? वुहान के वहाँ पे। वुहान नाम की जो जगह है, जो कोविड के समय भी न्यूज़ में आया था। फिर 2019 के समय में, 2017 या 18 के समय का ये बात है, 2019 के समय में वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो इंडिया के विजिट के लिए आते हैं और उनको महाबलीपुरम का जो जगह है, महाबलीपुरम है वो कहाँ पे है? तमिलनाडु के वहाँ पे है महाबलीपुरम, जो कि पल्लवा डायनेस्टी की रिगार्डिंग में भी एक इम्पोर्टेंट प्लेस है उनके आर्किटेक्चर के पर्सपेक्टिव से। तो महाबलीपुरम के वहाँ पे विजिट किए, वहाँ पे बोथ कंट्री के जो लीडर्स हैं उन्होंने जो इनफॉर्मल डिस्कशन है वो किया था। तो इस तरीके से हमारा जो रिलेशन है वो एग्जिस्ट है वो किया करता है। बोथ कंट्रीज़ के लीडर हैं वो इनफॉर्मल वे के अंदर में भी मिला करते हैं। बट आप देखिए कि गलवान क्लैश के बाद में जो डिफरेंसेज हैं वो लार्जर वे के अंदर में एग्जिस्ट हुए थे, स्पेशली जो बॉर्डर एरिया है उसके रिगार्डिंग में। और चाइना से आने वाला जो इन्वेस्टमेंट है, चाइना से आने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ के कुछ ऐप्स हैं जो जो आप देखिए कि जो कंप्यूटर एप्लीकेशन जो हुआ करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस, उनको भी हमारी हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने बैन है वो किया था।
और जब भी हम कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बैन के बारे में रीड करते हैं तो आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का जो सेक्शन 69A है उसके बारे में पता होना चाहिए, जो रिसेंटली हमने टेलीग्राम के पर्सपेक्टिव से भी कुछ दिनों पहले रीड है वो किया था। तो स्टूडेंट्स ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था। फिर ये रिलेशंस में जो डिफरेंस आ गया था वो आप देखिए कि फिर रिजोल्व होता है 2024 में कजान के वहाँ पे SCO का मीटिंग हुआ था, और कजान के वहाँ पे मीटिंग में डिस्कस किया गया बोथ लीडर्स ने 2025 लास्ट ईयर के दौरान में, जब हमारे यहाँ पे पहलगाम में टेरर अटैक होता है, उसके बाद में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ऑपरेशन सिंदूर को कैरी आउट करते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर भी आप देखिए कि वहाँ पे रिजोल्व हो चुका था, ख़त्म हो चुका था। उसके बाद में वैसे तो ऑफिशियली तो हमारी अथॉरिटीज़ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर है वो कंटिन्यूस फेज के अंदर में है। जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने किसी भी तरीके से एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स को कैरी आउट किया है, इंडिया के अगेंस्ट में वो अटैक करेंगे या इसका कोई प्लानिंग करेंगे, तो उनको हमारी अथॉरिटीज़ हैं वो यहाँ पे टारगेट करेंगे। ये ऑफिशियली इस तरीके से आपको स्टेटमेंट है वो मिलता है। बट ऑपरेशन सिंदूर जो जिसके थ्रू इंडिया और चाइना में जो इंडिया और पाकिस्तान में जो कन्फ्लिक्ट हुआ था उसको रिजोल्व होने के बाद में उसके बाद में SCO का एक मीटिंग होता है चाइना के वहाँ पे, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो जाते हैं। और वहाँ पे आप देखिए कि इंडिया के जो पॉलिटिकल लीडर, रसिया के और चाइना के जो पॉलिटिकल लीडर हैं, जिनको कि आप एक ट्राइलेटरल के रूप से भी मेंशन कर सकते हो। ट्राइलेटरल वैसे एग्जिस्ट भी करता है RIC के नाम से, रसिया, इंडिया और चाइना। तो इन तीनों ने आप देखिए कि एक डिस्कशन है वो किया था जो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुआ था लास्ट ईयर के दौरान में। तो इस तरीके से डिफरेंसेज रिजोल्व हुए हैं, और डिफरेंसेज रिजोल्व होने के बिहाइंड में और भी काफ़ी सारे फैक्टर हैं। फैक्टर इस तरीके से है कि जब ब्रिक्स का मीटिंग हुआ तो ब्रिक्स के मीटिंग के अंदर में आप देखिए कि डॉलर का जो यूज है उसको रिड्यूस करने के बारे में कहा गया, और उसके जस्ट लेटर फेज के अंदर में US ने जो टैरिफ है उनको इम्पोज है वो किया था। तो US का इस तरीके से कुछ पॉलिसीज़ का एग्जिस्ट करना, एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स वहाँ पे होना, चाइना के द्वारा जो रिलेशंस में डिफरेंसेज हैं उनको रिजोल्व करना, इस तरीके से भी आपको एक चेक एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट है वो मिलेगा। तो ये आपको एग्जाम पर्पज़ से क्या पता होना चाहिए, ये तो आप देखिए कि इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आपसे आ सकता है SCO के मेंबर कौन कौन हैं, ब्रिक्स के मेंबर कौन कौन हैं। आपसे क्वेश्चन ये हो सकता है कि इंडिया और चाइना के बिटवीन में जो ट्रेड है क्या सरप्लस वे के अंदर में एग्जिस्ट करता है या डेफिसिट के वे के अंदर में। तो इंडिया पर्सपेक्टिव से वो डेफिसिट है। इंडिया और भी एलिगेशंस लगाता है चाइना के ऊपर में कि वो जो वहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी अगर ख़राब है तो उनके द्वारा प्रोडक्ट्स को डंप भी किया जाता है कि किसी अदर कंट्री के अंदर में वो प्रोडक्ट को डंप करते हैं। प्रोडक्ट को डंप करना क्या होता है कि मार्केट के अंदर में किसी प्रोडक्ट का आप देखिए कि प्राइस है वो 10 है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी कम प्राइस के ऊपर में सेल किया जाए, सपोज कीजिए 8 रुपये का जो प्राइस है उस पर सेल कर दिया गया। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या तो ख़राब है, क्या उनका जो एक्सपोर्ट है वो उनको इंक्रीज करना है। कंट्रीज, जिन कंट्री के अंदर में ये प्रोडक्ट जाता है वो क्या कर सकते हैं। काफ़ी बार आप एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में रीड करते हो, वो एंटी डंपिंग ड्यूटी इसी के रिगार्डिंग में हुआ करती है। तो ये हमने चाइना और इंडिया के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे रीड किया। नेक्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए, नेक्स्ट आपको ये जानकारी होना चाहिए कि कल के ही न्यूज़पेपर में हमने रीड किया था कि पावर सेक्टर के रिगार्डिंग में कुछ चाइनीज़ ओरिएंटेड कुछ कंपनीज़ हैं, उनको अलाउ किया गया है पावर सेक्टर के अंदर में कि वो इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हैं, वो वर्क है उसको कैरी आउट कर सकते हैं, कि एक्सेप्शन है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। फिर आप देखिए कि जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो वेस्ट एशिया के बारे में है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं राजस्थान के, वहाँ पे एक रिफाइनरी प्रोजेक्ट है उसको इनोग्रेट करते हुए उनके द्वारा वेस्ट एशिया का ये सिचुएशन है, उस दौरान में इंडियन अथॉरिटीज़ ने जो डिसीजन लिए उनको यहाँ पे एंडोर्स वो किया गया। इस क्राइसिस की सिचुएशन में कैसे एफिशिएंटली वे के अंदर में हमारी अथॉरिटीज़ ने इस क्राइसिस सिचुएशन को डील है वो किया है। किस तरीके से डील किया है स्टूडेंट्स, आप देखिए कि ऑयल एंड गैस का जो सप्लाई है उसमें ये डिस्टरबेंस हुआ था, तो हमारी अथॉरिटीज़ ने उसके रिगार्डिंग में जो डिसीजंस हैं वो लिए थे, जिसको कि आपको देखने के लिए मिलेगा कि अब जो सप्लाई है वो आ चुका है। समहाउ जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे उनको भी रिमूव है वो किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि डिप्लोमेटिकल पर्सपेक्टिव से हमारा जो
जो जो यूएस इजराइल के द्वारा जो अटैक किया गया था ईरान के वहाँ पे, उसको रिजोल्व करने के लिए क्या हमें वहाँ पे मीडिएट करना चाहिए था, इंटरवेन करना चाहिए था। तो ये यहाँ पे हमारे जो डिप्लोमेट हैं जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट के बारे में मेंशन किए हैं, काफ़ी फेमस डिप्लोमेट हैं ये। आप देखिए कि जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में भी काफ़ी ज़्यादा इनके जो वीडियोज़ हैं वो वायरल हुए थे, जब ये शायद ब्रिटिश वहाँ पे ब्रिटिश हाई कमिश्नर के अंदर में हमारे जो इंडियन कमिश्नर हैं वो हुआ करते थे। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि इन्होंने भी एक स्टेटमेंट में आज के ही न्यूज़पेपर में मेंशन किया है कि डेट इंडिया का मेडिएशन जो है वो उस पीस प्रोसेस के अंदर में अगर कोई वैल्यू को क्रिएट करता कि वहाँ पे पीस को कैरी आउट कर सकता था या कोई अदर पॉजिटिव रिजल्ट को कैरी आउट कर सकता था, तो हमें वहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए था। बट यहाँ पे उसके इनके द्वारा कहा गया कि ऑलरेडी वहाँ पे टू मच जो पर्सन्स हैं वो इंगेज हैं उस प्रोसेस के अंदर में। हमारा जो एंगेजमेंट है कोई पॉजिटिव रिजल्ट को नहीं लेके आता, कोई डिफरेंट है वो वहाँ पे नहीं क्रिएट करता। तो इस वजह से हमारा जो पार्टिसिपेशन है उसका वहाँ पे कोई मीनिंग है वो नहीं है। इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने एक स्टेटमेंट में मेंशन किया है। तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया। इनका स्टेटमेंट हमने देखा यहाँ पे किसका इनॉग्रेशन किया गया है, HPCL नाम का एक कंपनी है जो कि हमारा एक PSU है। तो आप देखिए कि HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड जो कि बालोतरा नाम की एक जगह है वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान के अंदर में, ये इंडिया का फर्स्ट आप देखिए कि ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल जो कॉम्प्लेक्स है वो बनाया गया है। तो रिफाइनरी का सेक्टर है जिसमें इंडिया वैसे भी एक डोमिनेंट प्लेयर है। अगर रिफाइनरी के सेक्टर में हम देखें तो इंडिया आप देखिए कि 4th लार्जेस्ट के नंबर से एग्जिस्ट करता है, कि 4th लार्जेस्ट हम रिफाइनर के रूप से एग्जिस्ट हैं वो करते हैं। काफ़ी बार हम जब करंट अकाउंट डेफिसिट या हमारे जो अकाउंट्स के जो कंपोनेंट्स हैं ट्रेड अकाउंट के जो कंपोनेंट हुआ करते हैं उनके बारे में जब हम रीड करते हैं तो आप देखिए कि हमारा एक कमी ये है कि हम लार्जली वे के अंदर में इंपोर्ट किया करते हैं, कि हम क्रूड ऑयल लेके आते हैं, ऑयल एंड गैस है उसको लेके आते हैं। बट आप देखिए कि जब हमारा एक्सपोर्ट को जब आप रीड करोगे ना तो हमारे जो रिफाइनरी प्रोडक्ट हैं उनका भी एक संख्या है वो काफ़ी है, कि हमारा जो रिफाइनरी प्रोडक्ट है वो भी हम लार्जर नंबर के अंदर में अदर कंट्रीज़ को भेजते हैं। तो ये क्या शो करता है कि हमारी कंट्री के अंदर में जो रिफाइनरीज हैं वो काफ़ी बेटर हैं। आप देखिए कि लार्जर जो रिफाइनरी है गुजरात के अंदर में सेटअप है, हमारे प्राइवेट प्लेयर्स का भी रिफाइनरी हैं वो एग्जिस्ट किया करती हैं, चाहिए गुजरात के अलग अलग शहर के अंदर में वो रिफाइनरी हैं वो हुआ करती हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे जो मेंशन है वो बेल के बारे में है। वैसे तो कोर्ट के द्वारा बेल के रिगार्डिंग में एक अलग जजमेंट भी दिया गया था कि लंबे समय तक जेल के अंदर में रखना किसी केस के अंदर में जिस केस के ट्रायल भी स्टार्ट नहीं हुए हैं, चार्जशीट भी फाइल नहीं हुई है, तो आप देखिए कि उसको उसको यहाँ पे बेल का ग्राउंड है वो बन सकता है कि लंबे समय तक उनको जेल के अंदर में रखा गया है। अब ये जो पर्सन है जो कि 2020 के जो दिल्ली राइट्स हैं उसमें लार्जर कॉन्स्पिरेसी इनका बताया जाता है, जो हमारा पुलिस अथॉरिटीज़ हैं जिन्होंने इनको अरेस्ट किया है उनके द्वारा। तो आप देखिए इनका बेल एप्लीकेशन है जिसको कि यहाँ पे जो ट्रायल कोर्ट है उन्होंने रिजेक्ट किया है। ट्रायल कोर्ट ने रिजेक्ट करते हुए क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जनवरी के समय में इनके केस के रिगार्डिंग में जो 2 कंडीशंस रखे थे, 2 कंडीशन क्या रखे थे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो विटनेस हैं इनके केस के रिगार्डिंग में जो विटनेस हैं उनका जो एग्जामिनेशन हो सके, जो वहाँ पे जो प्रोटेक्टेड विटनेस है उनका एग्जामिन हो सके या 1 ईयर का समय हो सके। जनवरी के जो 5 जनवरी को जो जजमेंट दिया गया कि 1 ईयर का यहाँ पे समय होता है और कोई डिसीजन नहीं होता है और विटनेस का एग्जामिनेशन होता है, तो ये सब अगर प्रोसेस नहीं होंगे तो इनको बेल है वो दे दिया जाएगा। ये ट्रायल कोर्ट के द्वारा यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है उनको मेंशन किया गया। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग केस के अंदर में उस गाइडलाइन के बाद में कहा था कि लंबे समय तक जेल में आप नहीं रख सकते, आपको बेल है वो ग्रांट करना चाहिए। फिर आप देखिए कि जो बारिश है उसके बारे में बताया गया है कि कैसे आप देखिए कि जब हमारा हर एक मौसम के समय में, चाहे वो गर्मी का समय हो, हमारे अर्बन एरियाज़ के अंदर में गर्मी के समय में क्या होता है, अर्बन हीट आइलैंड का सिचुएशन क्रिएट होता है कि टू मच वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो राइज करता है। हमारे यहाँ पे विंटर के समय में क्या प्रॉब्लम है, अर्बन एरिया के अंदर में एयर क्वालिटी का प्रॉब्लम है, स्पेशली दिल्ली NCR के अंदर में कंटिन्यूस एयर क्वालिटी का डिक्लाइन होना, एयर का मूवमेंट भी उस समय आप देखिए कि उतना स्पीडी है वो नहीं होता है विंटर के दौरान में। फिर मानसून के दौरान में क्या प्रॉब्लम है, अर्बन एरियाज़ के अंदर में मानसून के दौरान में प्रॉब्लम है अर्बन फ्लड का, कि अर्बन फ्लड का सिचुएशन है वो क्रिएट होता है, वाटर लॉगिंग का जो सिचुएशन है वो क्रिएट होता है।
तो आप देखिए कि ऐसा ही एक सिचुएशन है कि वाटर लॉगिंग की वजह से किसी एरिया में मूवमेंट को, जो हमारा अथॉरिटीज़ हैं, पुलिस अथॉरिटी, उनके पर्सन को डिप्लॉय किया गया है कि वहाँ से लोगों का मूवमेंट है उसको ना किया जाए। कभी हमने राजेंद्र नगर, जो दिल्ली के अंदर में प्रिपरेशन का एरिया है, स्पेशली यूपीएससी प्रिपरेशन का, वहाँ पे भी आप देखिए कि जो जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो डूब गए थे एक लाइब्रेरी के अंदर में, जो कि बेसमेंट में हुआ करती थी। उससे पहले एक स्टूडेंट है जो मेंस लिखने वाला था, मानसून के समय में वो किसी गेट को टच करता है और वहाँ पे जो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो रनिंग सिचुएशन में था। तो वो भी एक शो करता है कि कैसे ये जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे जो कंसर्न्स हैं, ऐसे जो चिंता हैं वो एग्जिस्ट हैं, वो करती हैं। उससे कैसे डील किया जा सके? डील यही है कि अथॉरिटीज़ अपना जो वर्क है उसको कैरी आउट करें। लोगों को भी केयरफुल रहने का ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि वो अपना वर्क करेंगे और हम यहाँ पे अपने आप को बचाना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना अब आपका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर इस तरीके का जो सिस्टमेटिक एरर्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं तो। नेक्स्ट अगर हम रीड करें, अर्बन फ्लड हमारे कंट्री में क्यों हुआ करती है? अर्बन फ्लड का सिचुएशन इस वजह से है कि हमारे यहाँ पे आप देखिए कि पहले जो वाटर का जो यहाँ पे बफर जो क्रिएट करते थे, वाटर जो स्टोरेज हुआ करता था, हमारे हर एक शहर के अंदर में कुछ वाटर बॉडीज होते थे, जैसे जोहड़ का होना हो, जैसे कि आप देखिए कि लेक का होना हो, कुछ कुछ स्मॉलर लेक्स हैं वो भी हुआ करती थी। समय के साथ में बारिश होना कम हुआ, बारिश कम हुआ, पेड़ों का जो संख्या है वो कम हुआ है, एनक्रोचमेंट इंक्रीज हुआ है, लैंड का प्राइस इंक्रीज हुआ है। तो उस जो गवर्नमेंट लैंड है उसी के अंदर में आप देखिए कि कोई बिल्डर है वो एनक्रोच कर देता है और समहाउ वहाँ पे करप्शन भी एग्जिस्ट करता है लोकल बॉडीज़ के अंदर में, या हो सकता है कि लार्जर वे के अंदर में वो एग्जिस्ट करता हो। तो वहाँ पे करप्शन का भी एग्जिस्ट करना, एनक्रोचमेंट होना, उस वाटर बॉडी को कम्प्लीटली वहाँ पे जो डिस्ट्रॉय है वो कर दिया गया। और फिर जब बारिश होगा तो पानी तो आप देखिए कि उसी तरह मूवमेंट करेगा। एक वैसे भी आप देखिए कि जो सीनियर सिटीजन्स जो हैं वो एक बात बोला करते हैं, कभी आपने स्मॉलर टाउन्स के अंदर में, रूरल एरिया में अगर आप रहे हो तो आपने सुना भी होगा कि पानी जो है वो अपना डायरेक्शन है वो कभी भी नहीं भूलता है, चाहे आप वहाँ पे कुछ भी बना दीजिए। जब फ्लड का सिचुएशन क्रिएट होगा तो 20 ईयर्स बैक, 30 ईयर्स बैक जिस तरीके से वहाँ से मूवमेंट होता था उसी तरीके से वाटर है वो मूव करेगा। हाँ, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर आपने क्रिएट किया है तो सम हाउ वो हो सकता है कि लिटिल बिट डाइवर्शन हो, बट मूवमेंट का जो जो सिचुएशन है वो सेम यहाँ पे रहेगा। कुछ टेररिस्ट पर्सन हैं जिनको डेजिग्नेट करने के बारे में है, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को किया, कुछ एक्शंस को किया। और एक बेंगलोर के अंदर में आप देखिए कि कैफ़े के अंदर में जो ब्लास्ट हुआ था उस इंजीनियर को भी इनको टेररिस्ट है जो डेजिग्नेट किया गया है। कौन डेजिग्नेट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से इस एक्ट के थ्रू करता है। यूएपीए का जो एक्ट है, अनलॉफुल एक्टिविटी जो प्रिवेंशन एक्ट है 1967 का, जिसको कि समय समय पे अमेंड भी किया गया है। तो इस एक्ट के थ्रू किसी इंडिविजुअल पर्सन को भी टेररिस्ट वो डिक्लेयर किया जा सकता है, तो ऐसे टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि मणिपुर के सिचुएशन के बारे में है। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, एक एमएलए का जो डेथ हुआ था फरवरी के अंदर में, तो उनके फ्यूनरल के अंदर में उन्होंने कहा है कि पीस जो प्रोसेस है वो टॉकिंग से ही आएगा। कि आप देखिए कि जो जो यहाँ पे जो डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन है उसी के थ्रू आप यहाँ पे जो डिफरेंस है उनको रिजोल्व कर सकते हो। विदाउट डिस्कशन के यहाँ पे पीस वो इस्टेब्लिशमेंट में नहीं आएगा। WHO ने कहा है, WHO ने क्या कहा है कि हर एक कंट्री को जो असेंशियल मेडिसिन का लिस्ट है उसको अपडेट है वो करना चाहिए। और लास्ट 4 ईयर के दौरान में हमारे यहाँ पे जो असेंशियल मेडिसिन है उनका लिस्ट को अपग्रेड है वो नहीं किया गया है। असेंशियल मेडिसिन क्या होती हैं? ऐसे मेडिसिन जो कि कॉमन मैन के लिए, कॉमन जो यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप देखिए कि डेट डील हैं वो किया करती हैं। और प्रेजेंट समय में असेंशियल मेडिकल का जो मेडिसिन का जो लिस्ट है जिसके अंदर में हमारे यहाँ पे 384 जो आइटम्स है, जो मेडिसिन हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। WHO के अंदर में ये जो नंबर्स हैं वो लार्जर वे के अंदर में है। WHO ने आप देखिए कि 3 टाइम्स इन लास्ट 4 ईयर के दौरान में 3 टाइम्स अपना लिस्ट को अपग्रेड है वो किया है। तो ये यहाँ पे है, जब असेंशियल मेडिकल जो मेडिसिन का लिस्ट है, नेशनल असेंशियल मेडिसिन लिस्ट जब प्रिपेयर होता है तो हमारा हेल्थ मिनिस्ट्री है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी, उसको डायरेक्शन इशू करता है कि ये जो मेडिसिन है उनको कम प्राइस के ऊपर में अवेलेबल करवाना है, जो कि कॉमन जो यहाँ पे डिजीज़ है जिनको डील कर सके। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर में तो आप देखिए कि वो फ्री बेसिस के ऊपर में प्रोवाइड की जाती हैं अलग अलग इनिशिएटिव्स के थ्रू में।
तो एसेंशियल मेडिसिन के बारे में था। अब हमें अपना लिस्ट को अपग्रेड करना चाहिए, जिसमें नया जो यहाँ पे मेडिसिन्स हैं उनको इंक्लूड है वो करना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए कि टैंक के बारे में मेंशन किया है। 1965 1971 का जो हमारा वॉर सिचुएशन था, तो उस दौरान में आपने मूवीज़ के अंदर में भी देखा होगा, बॉर्डर नाम का मूवी था, और भी काफ़ी सारी मूवीज़ एग्जिस्ट करते हैं उस वॉर सिचुएशन के रिगार्डिंग में, तो जिसमें आप देखिए किस तरीके के जो टैंक्स हैं उनको शो किया गया था कि अब प्रेजेंट समय का जो वॉरफेयर है जिसमें ड्रोन्स को लार्जर वे के अंदर में यूज किया जाता है, और आप देखिए कि ड्रोन्स हैं वो कैसे यहाँ पे कुछ लैक्स के अंदर में जो ड्रोन है वो मैन्युफैक्चर होता है और एक लार्जर जो टैंक है उसको भी डिस्ट्रॉय करता है। तो क्या प्रेजेंट समय में जो टैंक्स हैं वो आउटडेट हो चुके हैं, प्रेजेंट वॉरफेयर के अंदर में ये कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट स्टिल जो डिफेंस के जो एक्सपर्ट हैं, जो इस सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव को जो डील करते हैं जो लोग, वो मानते हैं कि जो टैंक्स हैं उनको भी इंटीग्रेटेड वे के अंदर में अगर यूज किया जाए तो स्टिल आप देखिए कि यहाँ पे मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर में भी ये मैटर कर सकते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट है उसको लाया जा सकता है। हाँ, रसिया यूक्रेन वॉर के अंदर में इवन आप देखिए और भी जो रिसेंटली जो कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं जिसमें ड्रोन एक नया इमर्ज हुआ है, नया एरिया जो कि वॉरफेयर का मेन पार्ट बना है कि किसी भी कंट्री का टेरिटरी को बिना एंटर किए ही कुछ आप देखिए कि इम्पैक्ट करना, कुछ वहाँ पे डिस्ट्रॉय है वो करना। हमारे यहाँ पे ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग जोरावर नाम का एक ड्रोन है, जोरावर नाम का एक जो टैंक है उसको बताया गया है कि हजीरा के वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग है, जिसको कि प्राइम मिनिस्टर ने विजिट भी किया था, उसके बारे में बताया गया है कि उसका मैन्युफैक्चरिंग होगा कैसे, उसको जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पे उसको डिप्लॉय है वो किया जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए कि टेलीग्राम के बारे में है। गवर्नमेंट ने टेलीग्राम को एक्शन दिया है कि प्रोएक्टिव वे के अंदर में एंटी पायरेसी के जो एक्शन है उनको कैरी आउट करना है। टेलीग्राम के ऊपर में आप देखिए कि जो कॉपीराइट जो कंटेंट है, कॉपीराइट जो यहाँ पे मूवीज़ हैं, मूवीज़ के अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे बुक्स में काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे मिला करता है। अब जो गवर्नमेंट का जो डायरेक्शन आया है वो यही है कि आपको प्रोएक्टिव वे के अंदर में एंटी पायरेसी के जो एक्शन है उनको यहाँ पे लेना है। नेक्स्ट आप देखिए कि गवर्नमेंट ने व्हाट्सअप के रिगार्डिंग में भी जो कंसर्न्स को रेज किया था आज के संडे के न्यूज़पेपर में, उसके बारे में मेंशन था कि व्हाट्सअप के रिगार्डिंग में वो क्यों डिसीजन लिया गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट ने कहा कि बेसिकली आप देखिए वो कंसर्न्स को क्रिएट करता है, फ्रॉड वो क्रिएट कर सकता है, इस वजह से उन्होंने नोटिस सेंड किया है कि व्हाट्सअप है उसको एक्सप्लेन करे कि क्यों यहाँ पे यूजर बेस का जो कॉन्सेप्ट है उनको लेके आना है, जो टेलीग्राम में हुआ करता है, सिग्नल नाम का जो प्लेटफॉर्म है उसमें भी होता है। तो उनको भी नोटिस दिया गया है कि क्यों आपके वहाँ पे फ्रॉड का कारण तो नहीं है क्या। नेक्स्ट आप देखिए कि मीडिएशन प्रोसेस, जिसके बारे में ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि मीडिएशन का ईरान के वहाँ पे कोई डिफरेंट पॉजिटिव रिजल्ट है वो नहीं गेन करता। नेक्स्ट आप देखिए कि बोडोलैंड का जो टेरिटोरियल एरिया है, बोडोलैंड टेरिटरी एरिया, बोडोलैंड टेरिटरी रीजन जो कि आसाम के वहाँ पे सिचुएटेड है, तो उसके बारे में बताया गया है कि वहाँ पे आप देखिए कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिलते हैं, सेमी एवरग्रीन भी मिला करते हैं, मॉइस्ट आप देखिए कि मिक्स डेसिडियस काइंड ऑफ फॉरेस्ट है वो भी मिलते हैं, और एलिवियल ग्रासलैंड है उसका भी प्रेजेंस आपको मिलेगा बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के अंदर में। तो इस तरीके से आप देखिए कि इंडिया मलायन और इंडियन गैंगेटिक जो बायोजोग्राफिकल जोन्स हैं उनका कन्फ्लुएंस है उस एरिया के अंदर में, काफ़ी सारा बायोडाइवर्सिटी है वो आपको मिलेगा। तो उस एरिया के अंदर में जो बटरफ्लाई है, जो जो तितली जो होती हैं, उनको भी आप देखिए कि उनका भी एक बुकलेट है वो रिलीज किया गया है। और आप देखिए कि एक बटरफ्लाई डांस भी हुआ करता है बोडोलैंड के अंदर में, जो कम्युनिटीज़ हैं वो किया करती हैं, जिसको कि बेगुरुम्बा नाम से जानते हैं। एक नेम है जिसको बटरफ्लाई डांस है वो बोला करते हैं, जो उस रीजन के अंदर में बटरफ्लाई का डाइवर्सिटी या बटरफ्लाई का लार्जर प्रेजेंस है उसके बेसिस पे वहाँ पे हुआ करता है। तो ये बेसिकली आप देखिए कि बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया के बारे में है। नेक्स्ट यहाँ पे फॉरेनर पर्सन के बारे में है। फॉरेन ट्राइब्यूनल जो एग्जिस्ट करते हैं आसाम के वहाँ पे, उनके द्वारा एक पर्सन को फॉरेनर डिक्लेयर किया गया है, अब उनका डिपोर्टेशन है वो होगा, तो उसके बारे में है ये यहाँ पे ये मेंशन। तो आप देखिए फॉरेनर डिक्लेयर करने के पर्सपेक्टिव से है। जो क्रिकेट को रेगुलेट करने वाला जो बॉडी है आईसीसी के नाम से, उनके द्वारा आप देखिए कि स्पेशली जो वुमेन प्लेयर्स हैं, वुमेन प्लेयर्स अगर वहाँ पे जो पोस्ट प्रेगनेंसी का जो समय है तो उसके रिगार्डिंग में क्या गाइडलाइंस हैं वो होंगे, हर एक कंट्री का जो बोर्ड है वो इन गाइडलाइंस को क्रिएट करे। अब ये जो डिस्कशन है वो क्यों आया है कि क्यों यहाँ पे जो गाइडलाइंस हैं उनको क्रिएट करने का ज़रूरत है, क्यों ये एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। अब देखिए कि काफ़ी बार जो वुमेन प्लेयर्स हैं उनको यहाँ पे कैरियर और जो
डेट उनका जो पर्सनल जो रिलेशन है, जो मैरिज है, जो चाइल्ड है, इनकी रिगार्डिंग में किसी भी एक में कॉम्प्रोमाइज़ है वो करने का आपको इस तरीके से जो प्रोसेस है वो मिलेगा कि उनको करियर को अगर देखना है तो इस तरीके से जो जो उनका जो पर्सनल लाइफ है उसमें कि लिटिल बिट कॉम्प्रोमाइज़ है वो हुआ करता है। काफ़ी सारे ऐसे भी बोर्ड हैं जिनके अंदर में आप देखिए कि कोई पॉलिसी भी एग्जिस्ट नहीं करती है कि किस तरीके से उनको मैटरनिटी बेनिफिट यहाँ पे मिल सके। जो जो फ्रेमवर्क है या नहीं है, मैटरनिटी के पॉलिसी के रिगार्डिंग में कोई फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। जैसे इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश का जो बोर्ड है वहाँ पे भी इस तरीके का कोई जो फ्रेमवर्क है वो नहीं है। तो यहाँ पे जो मदरहुड का जो यहाँ पे डेट इस तरीके से जो कॉम्प्रोमाइज़ करने का जो कॉन्सेप्ट है स्पोर्ट्स के अंदर में स्पेशली, तो आप देखिए कि इसको मदरहुड जो पेनल्टी के रूप से भी कंसिडर है वो किया जाता है। मदरहुड पेनल्टी के रूप से भी इसको कंसिडर है वो किया जाता है। तो उसमें आप देखिए कि एक पॉलिसी लाया जाए। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे है यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके बारे में मेंशन है। तो उन्होंने अभी रिसेंटली जो यूएस के जो प्रेसिडेंट है उनका आप देखिए कि एक रिजोल्यूशन था। रिजोल्यूशन ये था कि बाई बर्थ का जो सिटीजनशिप का राइट है कि किसी भी पर्सन का अगर बर्थ है जो कि यूएस के वहाँ पे होता है तो बाई बर्थ के थ्रू वो यूएस का सिटीजन है वो बनेगा। यूएस के जो प्रेसिडेंट ने उसको उसके अगेंस्ट में रिजोल्यूशन क्यों लेके आए थे, वो इस वजह से लाए गए थे कि काफ़ी सारे एमिग्रेंट्स हैं जो वहाँ पे आप देखिए कि चले जाते हैं, चाहे इलीगल वे के अंदर में जाएं, पर अगर उनके चाइल्ड का वहाँ पे बर्थ होता है तो बाई बर्थ के थ्रू उनको यूएस का सिटीजनशिप है वो मिलता है। तो बाई बर्थ के थ्रू ये सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है जो कि 1868 के समय में 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू यूएस के वहाँ पे आता है। और यूएस के वहाँ पे आया है, उसके बाद में आप देखिए कि ये कॉन्सेप्ट लगाया गया कि बाई बर्थ के थ्रू जो राइट है वो दिया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको उस रिजोल्यूशन को कैंसिल किया है। तो वहाँ के जो जो प्रेसिडेंट है उनका कहना है कि वो लीगल पर्सपेक्टिव से अप्रोच करेंगे इस एरिया को। उसके कंसर्न्स के बारे में हमने देखा है, जो नंबर्स ओवर द ईयर्स लिटिल बिट इंक्रीज भी हुए हैं ऐसे लोग जो बाई बर्थ के थ्रू सिटीजनशिप को गेन किए हैं। एक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए, बाई बर्थ के थ्रू तो इंडिया के अंदर में भी आप देखिए कि सिटीजनशिप है वो मिलता है, बट क्या यहाँ पे जो डिप्लोमेट पर्सन है, सपोज कीजिए कोई डिप्लोमेटिक पर्सन है जो इंडिया में पोस्टेड है, उनकी अगर चाइल्ड का बर्थ होता है तो क्या उनको भी बाई बर्थ के थ्रू में जो सिटीजनशिप मिलेगा, तो डिप्लोमेट्स को नहीं मिलता है। कोई मिलिट्री पर्सनल्स है उनका प्रेजेंस है तो उनको भी यहाँ पे नहीं मिलता है इस तरीके से। तो ये एक्सेप्शन भी आपको पता होना चाहिए कि उनको नहीं मिला करता है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट, ताइवान के बारे में है। ताइवान कहाँ पे सिचुएटेड है, ताइवान ऑलरेडी हम काफ़ी बार इसको रीड कर चुके हैं, इसका जो लोकेशन है उसके बारे में भी। अब देखिए कि कैसे यहाँ पे जो ईस्ट चाइना सी है और साउथ चाइना सी है उनके बिटवीन के अंदर में ये सिचुएटेड है, और वहाँ से एक वाटर बॉडी भी निकलता है जिसको कि ताइवान स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स ये मेन लैंड ऑफ चाइना है, यहाँ पे आपको जो ताइवान का एरिया है वो मिलेगा। ये ईस्ट चाइना सी है, ये साउथ चाइना सी है, इनके बिटवीन में यहाँ पे आप देखिए कि ताइवान स्ट्रेट है वो एग्जिस्ट करता है। अब चाइना ने कहा है कि ताइवान का जो ईस्टर्न कोस्टल एरिया है वहाँ पे वो पेट्रोल को कैरी आउट करेंगे, उनके जो गार्ड हैं वो वहाँ पे पेट्रोल है वो करेंगे। तो जिसको एक कंसर्न के रूप से भी देखा गया है। समय समय पे चाइना इस तरीके से एक अपने आप को एक एग्रेसिव वे में शो करने के लिए इस तरीके से किया करता है। काफ़ी बार ये आपको और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ के अगेंस्ट में आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट आप देखिए कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जो 250 एनिवर्सरी हुआ है कि 4 जुलाई 1776 के समय में जो यूएस का जो 13 कॉलोनी उस समय हुआ करते थे जिनको कि रिकॉग्नाइज करते हुए एक कंट्री का स्टेटस इसको दिया गया था। तो आप देखिए कि जो 4 जुलाई 1776, तो इसको क्या हुए हैं 250 ईयर्स हुए हैं। तो जो नेशनहुड है उसके 250 ईयर्स का जो एनिवर्सरी है उस पर यूएस के प्रेसिडेंट ने कहा है कि अभी जो यूएस है अपना जो आइडेंटिटी क्राइसिस है या आइडेंटिटी के अगेंस्ट में जो अटैक है उसका रिन्यूअल हुआ है। उन्होंने बताया है कि कुछ रेडिकल पर्सन, कुछ इंसर्जेंट पर्सन जो यूएस के टेरिटरी के अंदर में प्रेजेंस है डोमेस्टिक वे में अंदर में, तो ये आइडेंटिटी के ऊपर में एक रिन्यूड अटैक के रूप से इन्होंने कंसिडर किया। नेक्स्ट आप देखिए कि माली के बारे में है। माली कहाँ पे है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के वहाँ पे है, एक लैंडलॉक कंट्री है। माली आपको पता होना चाहिए एक लैंडलॉक कंट्री है। और माली के वहाँ पे जो जिहादिस्ट हैं, जो सेपरेटिस्ट हैं, आप देखिए उन्होंने एक अटैक किया है, उसके बारे में ये मेंशन था। माली का वैसे भी जो नॉर्दर्न पार्ट का एरिया है वहाँ पे आप देखिए कि अप्रैल के समय में ऐसा सिचुएशन हुआ था कि माली के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनको वहाँ पे मार दिया गया था, ये जो जिहादिस्ट पर्सन हैं उनके द्वारा।
और नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में तो स्टिल जिहादिस्ट पर्सनस का प्रेजेंस है। स्टूडेंट्स 3 ऐसे कंट्री हैं, माली भी है, माली के जो नाइबर ही हैं, एक बुर्किना फासो है और एक वहाँ पे नाइजर है। माली, नाइजर और बुर्किना फासो, ये तीनों ऐसे कंट्री हैं जो वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज का जो ग्रुप है, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन नेशंस, उससे आप देखिए कि विड्रोवल इन्होंने किया था। यहाँ पे इस तरीके से जो इंसर्जेंसी है वो आपको देखने के लिए मिलती है, ऐसे जो अटैक्स हैं वो आपको मिलेंगे। फिर आप देखिए कि जर्मनी के बारे में है। जर्मनी के अंदर में एक AFD नाम का पॉलिटिकल पार्टी है। AFD पार्टी का मतलब क्या है? अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी। तो इस पार्टी के अगेंस्ट में वहाँ के जो लोग हैं वो यूनाइट हुए हैं। AFD के अगेंस्ट में लोग यूनाइट हुए हैं कि वहाँ पे जो रेडिकलाइजेशन है, जो वहाँ पे आप देखिए कि डेट जर्मनी के अंदर जिस तरीके से ये जो फासिज्म है वो राइज हुआ है, तो वो जर्मन के जो पर्सन है वो उसको टोलरेट है वो नहीं करेंगे। तो इस पार्टी के अगेंस्ट में ही लोगों का एक यूनाइट होना, प्रोटेस्ट करना, उसके बारे में ये मेंशन था। माली के बारे में और क्या पता होना चाहिए? इसका कैपिटल आपको पता होना चाहिए। कैपिटल आप देखिए कि बामाको नाम का इसका कैपिटल है, बामाको इसका कैपिटल है। और ये माली है, बुर्किना फासो है और नाइजर हैं। ये कहाँ पे, इनका भी आप देखिए कि एक अलाइंस है। ये जब इकोवास से जब विड्रोवल करते हैं तो इन्होंने भी एक अपना एक ट्राइलेटरल अलाइंस है उसको क्रिएट किया था, जो बमाको के वहाँ पे ही सिचुएटेड है। ये साहेल के रीजन के अंदर में भी है। साहेल वो रीजन है जो कि आप देखिए कि जो सहारा का जो रीजन है वहाँ तो डेजर्ट है, बट साहिल ऐसा रीजन है जो प्रोन टू डेजर्ट है, कि वहाँ पे डेजर्टिफिकेशन हो सकता है। तो आप देखिए कि वो जो डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए जो जितने भी प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं UNCCD के द्वारा, जैसे कि ग्रेट ग्रीन वॉल को बनाना, ग्रीन वॉल एक बनाया जाएगा, तो इस साहिल रीजन के अंदर में ही वो हुआ करते हैं, जिसके अंदर में माली है वो भी आया करता है। नेक्स्ट आप देखिए कि चाइना के जो फॉरेन पॉलिसी के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने एक डिस्कशन किया है, और डिस्कशन में ग्लोबल ऑर्डर के बारे में, कि वर्ल्ड का जो ऑर्डर है उसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया। वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर में चाइना कैसे इमर्ज हो सकता है, क्या यहाँ पे फैक्टर हैं वो रोल प्ले करते हैं चाइना के इमरजेंस के बारे में। तो उन्होंने यहाँ पे ये बताया है कि प्रेजेंट समय के अंदर में जो US ने ईरान के ऊपर जो अटैक किया था, और जिस तरीके से उनका अनरियलिस्टिक, आप देखिए कि अनरिलायबल जो उनके जो डिस्कशंस रहे हैं, तो उसकी वजह से उनका जो क्रेडिबिलिटी है उसको लॉस हुआ है। उनका जो ग्लोबल ऑर्डर के अंदर में जो क्रेडिबिलिटी है उसके लॉस को यहाँ पे मेंशन किया गया। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी का राइज है, टेक्नोलॉजी का इमरजेंस है प्रेजेंट समय में, और आप देखिए कि टेक्नोलॉजी की वजह से चाइना है वो इमर्ज कर सकता है। तो ये ऐसे कुछ 2 फैक्टर हैं जिनको कि चाइना के जो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं वो कंसिडर करते हैं ग्लोबल ऑर्डर के अंदर में चाइना के इमरजेंस के बारे में। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग का एरिया है जो कि रसिया का सेकंड लार्जेस्ट सिटी है। वहाँ पे आप देखिए कि यूक्रेन के जो ड्रोन अटैक हैं ऑयल टर्मिनल के ऊपर में, उसके बारे में मेंशन किया गया है। यहाँ पे बाल्टिक सी के साथ में जो रसिया का एक अलग एरिया है, मेनलैंड से एक अलग एरिया है जिसको कि हम लेनिनग्रेड के नाम से जाना करते हैं। तो आप देखिए उसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन है वो किया गया है कि लेनिनग्रेड का एरिया है, वहाँ पे भी जो पोर्ट एरिया के अंदर में कंसर्न है। फिर रसिया का जो क्लेम था कि वहाँ पे एक एरिया को कैप्चर किया है उन्होंने, जिसको कि यूक्रेनियन जो अथॉरिटी है उन्होंने रिजेक्ट वो किया है। तो ये बेसिकली रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के बारे में यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो किसके बारे में है? वो है स्टूडेंट्स महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र का आप देखिए कि डीप रूटेड एक कल्चरल प्रैक्टिस एग्जिस्ट करता है कि वहाँ पे रूरल स्पोर्ट्सिंग के अंदर में जो 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 यहाँ पे बैलगाड़ी जो हुआ करती है उसके रेस को वहाँ पे यूज है वो किया जाता है। बैलगाड़ी का जो रेस हुआ करता है जिसको कि आप बुल्लोक जो कार्ट रेस है उसके रूप से कंसिडर करते हैं, या बैलगाड़ा सरियाट के नाम से भी उसको बोला करते हैं, मराठी लैंग्वेज में ये बोला करते होंगे वहाँ पे। तो हिंद केसरी पेडगांव, इस तरीके से वहाँ पे ये प्रैक्टिस को बताया गया। जो महाराष्ट्र का ट्रेडिशनल रूरल स्पोर्ट्स है उसको मेंशन किया गया है, जो कैसे आप देखिए कि एनिमल और ह्यूमन बींग्स का एक कनेक्टिविटी है उसको भी बताता है। और इसी के थ्रू आप देखिए कि जो तमिलनाडु के वहाँ पे जल्लीकट्टू का भी एक प्रैक्टिस होता है। जल्लीकट्टू क्या है? जल्लीकट्टू आप देखिए कि उसके अंदर में भी जो बुल हैं, बुल का जो टेमिंग किया जाता है, उनके ये जो यहाँ पे जो हॉर्न्स हुआ करते हैं, जो सींग होते हैं, इनके ऊपर में कोई वहाँ पे सिक्का है वो लगाया जाता है। और आप देखिए कि कभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको बैन भी किया था कि जल्लीकट्टू का प्रैक्टिस है वो नहीं होना चाहिए। तो ये तमिलनाडु के वहाँ पे भी होता है, रेस नहीं होता, जल्लीकट्टू डिफरेंट है, रेस है वो डिफरेंट है। तो ऐसे अलग अलग प्रैक्टिस होती हैं रूरल एरिया में जो शो करता है वहाँ का जो स्पोर्ट्सिंग कल्चर है, जो थिंग्स हैं उनके बारे में।
तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था आज के न्यूज़पेपर के बारे में। आप इनको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिला है उसको नोट डाउन ज़रूर से करना। स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप यहाँ पे बताना। एक क्वेश्चन आप बता सकते हो आप यहाँ पे आप देखिए कि डेट जो मेंशन हमने किया है बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया में, जो यहाँ पे बटरफ्लाई के बारे में बताया गया। 2014-15 के समय में क्या हुआ था कि आप देखिए कि एक बटरफ्लाई है जिसको महाराष्ट्र ने रिकॉग्नाइज है वो किया था स्टेट बटरफ्लाई के रूप से, और 16 का जो प्रीलिम्स हुआ तो उसमें वो क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया था। तो सडनली कोई नया डेवलपमेंट हो, कोई स्टेट उसको रिकॉग्नाइज करे, कहीं पे नया कोई फाइंडिंग हो, तो उसको आप देखिए कि फैक्चुअल बेस डायरेक्टली जो फैक्ट बेस क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है प्रीलिम्स एग्जाम में। तो इस तरीके से भी प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन आया करते हैं, तो आपको ऐसे भी प्रिपेयर है वो होना चाहिए, हो सके कोई क्वेश्चन आ जाए। तो यहाँ पे आप बता देना कुछ बटरफ्लाई अगर आपको याद हो, जैसे कि आप देखिए कि केसरे हिंद नाम का भी एक बटरफ्लाई है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर में। जैसे केसरे हिंद मेडल हुआ करता था जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हैं वो दिया करते थे, गांधी को भी दिया गया था केसरे हिंद मेडल। तो ऐसे ही एक केसरी हिंद एक बटरफ्लाई है वो भी हुआ करती है। तो ये आज के न्यूज़पेपर का बेसिक इन्फॉर्मेशन था। थैंक यू वेरी मच।